ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से एक स्पेशल एम्पायर के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में जनरली जो छोटी क्लास की जो एनसीईआरटीज होती है, लाइक सेवन्थ क्लास में जो आवर पास 2 की जो बुक है, वहाँ पर जनरली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वो बुक है, लेकिन फिर भी विजयनगर एम्पायर के बारे में वहाँ पर नहीं है कुछ भी गिवन। तो हम विजयनगर एम्पायर को देखते हैं। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और मेंस में इस एम्पायर के ऊपर पूछे जा चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास अच्छे सोर्सेज नहीं होते इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो चलो हम इसको देखते हैं। एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर 14th to 16th सेंचुरी। ये याद रखना कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का ये टाइम पीरियड था विजयनगर एम्पायर का। सबसे पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन। दो वर्ड्स को तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले विजय का मतलब होता है जीत या विक्ट्री, नगर का मतलब होता है सिटी या फिर टाउन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। विजयनगर का मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, इट इज़ मतलब विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ये एक सिटी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एम्पायर भी बना था, एम्पायर का गठन भी हुआ था। मुझे ज़रा ये बताओ, चलो सिटी थी, बाय नेचर वो सिटी थी, मतलब डेवलपमेंट वगैरह थोड़ी अच्छी खासी थी, लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ ये एम्पायर का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पायर? जल्दी बोलो यार, क्या होता है? नहीं, शहर नहीं होता। शहर तो हाँ, जहाँ पर बेसिकली रूलर्स का जो कंसेप्ट होता है, अब वो जो रूलर्स हों प्लस प्रॉपर उनकी एक रूलिंग लीनेज हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, रूलिंग फैमिली हो वहाँ पर। और साफ शब्दों में बोले तो जैसा प्रीत आपने डिफाइन करा है कि राजा है, प्रजा को अपने रूल करता है, जनता को रूल करता है कि एरिया में, वो एम्पायर है। ठीक है, ये जो एम्पायर है ये 14वीं शताब्दी के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर फाउंड करा गया था अपने हेडे में। अब ये हेडे क्या होता है आप लोगों के लिए अंग्रेजी का एक नया टर्म हो सकता है। किसी के भी जब बहुत अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, जब चरम सीमा पर कोई अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, उसको हेडे बोलते हैं। ठीक है, अपने जब एपेक्स पॉइंट पर उसकी डेवलपमेंट थी विजयनगर एम्पायर की, तो ये एम्पायर कहां से कहां तक एक्सटेंड होता था? कृष्णा रिवर से लेकर इन द नॉर्दर्न साइड, जहां तक पूरा का पूरा इंडियन पेनिनसुला का दक्षिण हिस्सा जाता है, सदर्न हिस्सा जाता है, वहां तक ये पूरा का पूरा स्ट्रेच था। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करा होगा, कृष्णा रिवर तो नॉर्दर्न इंडिया में है ही नहीं। दोस्तों, ये सदर्न इंडिया में जहां पर ये एम्पायर था, कृष्णा रिवर जो है सिर्फ ये पेनिनसुला की बात कर रहा है, यानी कि ये इतने हिस्से की बात कर रहा है, ये बस डिफाइन करने के लिए कि इसके नॉर्दर्न साइड में और इसके सदर्न साइड में, पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा कि नॉर्दर्न और सदर्न। ठीक है, तो यहां पर कृष्णा रिवर से लेकर पूरे के पूरे साउथ इंडिया तक यहां पर ये फैला हुआ था। तो अगर मैं इसकी कुछ इमेज दिखाऊं अगर आपको, तो ये कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो, यहां से यहां तक जितना येलो पोर्शन है, इतना इसका एम्पायर जो था वो एक्सटेंडेड था, इतना ज्यादा ये वास्ट था। तो इन 1565 ये जो पूरी सिटी थी ना, ये तहस नहस हो गई थी, और 1565 तक आते आते, 16वीं शताब्दी तक आते आते, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पर कोई देखने को मिलता ही नहीं है। जो हड़प्पा के साथ हुआ था ना, कि जब उसकी चरम सीमा पर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन था, बाद में सब लोग छोड़कर चले गए, 1565 तक ये विजयनगर एम्पायर जिस रीजन को अभी हम लोग कहते हैं, वो पूरा का पूरा तहस नहस होकर खाली हो गया था, बंजर जमीन बनकर रह गया था। हालांकि ये पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था इन 17 to 18 सेंचुरी में, लेकिन जब तक ये विजयनगर एम्पायर बन के रहा, राइटर हमसे ये बोल रहा है, लोगों के दिमाग में इसकी अच्छी खासी मेमोरी थी। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कि कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में रहते थे। अब मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं कुछ एक चीज। मैं यहां पर बना रहा हूं दक्षिण भारत, इंडियन पेनिनसुला का पार्ट। जी ठीक है।
अब आप ये समझ जाओ, कृष्णा रिवर ऊपर है, तो ये जो है कृष्णा रिवर ऊपर, कृष्णा रिवर के नीचे की साइड पर बहती है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसी इमेज को अगर मैं जूम कर दूं आपके सामने, इसका जूम एंगल दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा मान लो आप, ये जा रही है कृष्णा रिवर, ये जा रही है तुंगभद्रा रिवर, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा। होता क्या है, रिवर्स को जितना हम मैप पर या फिर एक एरियल व्यू से जितना छोटा देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है उतनी छोटी तो होती नहीं है। एक जनरल सी बात करता हूं, जो प्लेन हम लोग अपनी बालकनी या छत से देख रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगली पे बैठ जाएगा, लेकिन क्या सच में प्लेन आपकी उंगली पर बैठ जाएगा क्या? बैठने बिठा लोगे क्या प्लेन को अपनी उंगली या हाथ पे हथेली पर? ऐसा नहीं होता ना। एक रिवर का एरिया बहुत लार्ज होता है। नदी जब जहां से बहती है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह को पूरा मतलब 100 किलोमीटर लेफ्ट साइड 100 किलोमीटर राइट साइड पूरा का पूरा भिगोते चली जाएगी, पूरी की पूरी जमीन मतलब जो है वो पानी पानी से भर देगी, ऐसा नहीं होता है। दो रिवर्स की डायरेक्शन आप यहां पर देखो, सबसे पहले कृष्णा तुंगभद्रा की, एक जा रही है ऐसे और एक जा रही है ऐसे। दो रिवर्स के बीच में ना, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो रिवर्स के बीच में जनरली एक जमीन जरूर होती है। अब क्या होता है, जो नदी होती है ना, आपको पता है वो सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो कृष्णा रिवर के सेडिमेंट्स यहां पर, तुंगभद्रा रिवर के सेडिमेंट्स यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, जो इसके बीच में ये जो जमीन होगी दो रिवर्स के बीच में, कृष्णा और तुंगभद्रा या फिर गंगा यमुना कुछ भी मान लो, क्या वो एरिया फर्टाइल होगा? क्या वो एरिया फर्टाइल होगा? बिल्कुल होगा। अब सबसे पहले तो डिक्शनरी मीनिंग एक जानते आती थी कि जब भी दो रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, ये हिंदी वर्ड भी है, संस्कृत वर्ड भी है, इंग्लिश वर्ड भी है, सब कुछ यही है, इसको कहते हैं दोआब। दो नदियों का संगम, आब मतलब संगम, दो मतलब टू, दोआब। हमेशा जो दोआब का, जब भी आपको ज्योग्राफी में या कहीं पर भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर कभी भी ये वाला शब्द मिले, आप समझ जाओ दोआब का हिस्सा हमेशा, दोआब बनता ही दो नदियों के बीच का लैंड हिस्सा है, उसी को कहते हैं दोआब। अब जब नदी का कंसेप्ट दोआब की डेफिनेशन में बिल्कुल एक इंटीग्रल पार्ट है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां पर यहां पर जो भी लैंड होगा वो पक्का फर्टाइल होगा? बताओ, जल्दी बताओ। तो लर्निंग नंबर 1 ऑफ विजयनगर एम्पायर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, इट वॉज ब्लेस्ड विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। लर्निंग नंबर 2, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दोआब। लर्निंग नंबर 3, कैप्चर कर भी लिया जाए ना अगर दुश्मन के द्वारा इसको कभी, के नॉट बी डिफीटेड। आप कहोगे क्या बकवास बात कर रहे हो आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो कि कैप्चर भी हो जाएगा और फिर भी डिफीट नहीं होगा? ये कैसे? इसके लिए, इस पॉइंट के लिए वर्क करेगा इसके पास ये जो दो ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र 1 की वजह से जो ब्रह्मास्त्र 2 है इसके पास, दोआब की वजह से जो खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। क्या होता है समझने की कोशिश करो, पहले इसी को समझ जाओ, इसी में पूरे चैप्टर है बस कंप्लीट, जो मैं डिस्कशन इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं बस यही है पूरा विजयनगर एम्पायर। बस उल्टे सीधे बस नाम आते रहेंगे, ये रूलर वो रूलर, ये मंदिर, ये देवी, ये देवता, ये विष्णु का रूप, ये महालक्ष्मी का रूप, ये पार्वती का रूप, चैप्टर खत्म। समझ जाओ पहले इसको जो मैं समझा रहा हूं। ये जो हिस्सा है, जो दो नदियों के बीच का जो लैंड है, तो ये जो हिस्सा है लैंड है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये दो नदियों के बीच का जो लैंड का हिस्सा है कहीं ना कहीं विजयनगर होगा? मैं एक बारी ना ब्लैक कलर का पेन ले लेता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कहीं ना कहीं तो होगा ना विजयनगर, इनमें से ये जो डॉटेड एरिया बना रहा हूं मैं, बताओ होगा कि नहीं होगा? है ना? अब देखना एक चीज, एक लर्निंग और देखो, यानी कि ये दो चीजों के बीच में फंसा हुआ है ऐसा करके।
मतलब लग रहा है देखने में कि दो नदियों के बीच का एक हिस्सा है, वहां पर एक फंसा हुआ है। लेकिन जिसको हम ये अगर फंसा हुआ समझे ना, यहां पर बेसिकली था क्या भाई, कब्जा अगर कोई दुश्मन करेगा या तो वो यहां से करेगा या यहां से करेगा, इधर से और इधर से तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, नदी बह रही है, साइड जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो नॉर्दर्न साइड से कब्जा होगा या सदर्न साइड से कब्जा होगा। सदर्न पे कब्जा चलो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो कहां गया, नॉर्थ से लेकर एक्सट्रीम साउथ तक पूरा जो था इसने कब्जा कर रखा था अपना पूरा का पूरा। बची कौन सी, सिर्फ नॉर्दर्न साइड। मान लो, चलो एक बार को मान लेते हैं कि नॉर्दर्न साइड के अलावा सदर्न साइड तो नहीं हो सकता कब्जा, वेस्टर्न साइड से हो सकता है। एक बार को मान लो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं फिर से क्लियर करता हूं एक बार को प्रॉपर। पहले आपको ना एक कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, अंबर समझने की कोशिश करना इसको। ये है कृष्णा रिवर, ये है तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा तुंगभद्रा, ठीक है। अब क्या है, कब्जा या तो नॉर्दर्न साइड से हो सकता है या वेस्टर्न साइड से हो सकता है। सदर्न साइड के एंड तक तो एम्पायर फैल ही रखा है, ईस्टर्न साइड में कुछ बचता ही नहीं, पानी से कूद के थोड़ी ना आ जाएगा कोई कब्जा करने, या फिर नीचे से, नीचे भी पानी है सदर्न साइड तक, जहां तक इसका वो है वो पूरा इंडियन ओशन है, और ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहां से तो कोई नहीं आ सकता। नॉर्दर्न साइड या वेस्टर्न साइड कब्जा होगा, कब्जा करने का कोई सोच सकता है, और हम देखेंगे भी कि दुश्मन ऐसे हावी होते थे नॉर्दर्न साइड और वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अब क्या होता था कि अगर कब्जा करने को सोचो भी ना कर, तो ये कब्जा पॉसिबल नहीं है। मुझे उसका कोई रीजन बता सकता है वो कब्जा पॉसिबल क्यों नहीं है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। उसको हराओगे कैसे, परास्त कैसे करोगे उसको? यहां पर नदी की वजह से, समझ गए मेरी सुनो तो, जो नदी है, नदी की वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी वगैरह है ना, वो अच्छा खासा होगा, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ही है, क्योंकि जहां तक है ये पूरा का पूरा एम्पायर जो फैल रखा है, ठीक है। यानी कि खेती बाड़ी इस साइड भी है, खेती बाड़ी ऊपर वाली साइड भी है, कर लो भाई कब्जा। अब कब्जा कर भी लिया ना, तो स्ट्रैटेजी देखो भाई सब रूलर्स की, यहां पर इन्होंने ना 3 लेयर की फोर्टिफिकेशन वॉल्स बना रखी थी। यहां पर एम्पायर उसके बीच में था, दीवार नंबर 1, दीवार नंबर 2 एंड दीवार नंबर 3। फिर अंदर मिलेगा आपको विजयनगर एम्पायर, जो ब्लैक कलर से है जो मैं बना रहा हूं। अब क्या होता था, खेती बाड़ी ना हर एक लेयर में ये लोग कर लेते थे, क्योंकि इरिगेशन की तो कमी है ही नहीं। यहां खेती बाड़ी, यहां खेती बाड़ी, अंदर की साइड खेती बाड़ी। अब ऊपर से मैंने क्या बोला, लर्निंग देखो, ये दीवार है, दीवार को क्या बोलेंगे हिस्ट्री में भाई, फोर्टिफिकेशंस, फोर्ट्स बना रखे हैं। दुश्मन जब भी पहले जो चट्टाने हैं, मान लो कि यहां से दुश्मन जो है ये चढ़ा, उसकी फोर्सेस चढ़ी, तो भैया दीवार नंबर 2 और दीवार नंबर 3 पे ये देख लेंगे, जैसे आप समझ गए ना लेयर, जैसे ये है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, यहां खड़ा हुआ है दुश्मन अपनी सेना को लेकर। अब वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे उतरेगा ना, विजयनगर एम्पायर तो क्योंकि यहां पर है, वो ऊंचाई पर चढ़ के नीचे उतरेगा, तभी तो रूलर को कब्जा करेगा यहां पर आकर। स्ट्रेटजी देखो। लेकिन ये ऊपर जब भी कोई खड़ा होगा, यार एक बार बताना, आप ना ग्राउंड फ्लोर पे हो और मेरे को अगर आपको हराना है, आपके घर में चोरी करनी है, मैं छत से आ रहा हूं, तो छत से देख नहीं लोगे आप मुझे, ऊपर की साइड से देख लोगे ना आप मुझे कि छत से कोई चढ़ रहा है, वही नीचे की तरफ आ रहा है वो। तो यहां पर आज तक जिसने भी हौसले बुलंद करने की सोची है ना, वो शिकस्त ही हुआ है। हाँ, फिर भी ये मिट्टी में क्यों मिलके, जैसे इसमें लिखा हुआ है इट गॉट इनटू रूइन, ये क्यों हुआ ये हम चैप्टर में जानेंगे, लेकिन इसको परास्त कोई नहीं कर सका है सच। और एग्रीकल्चर इसके पीछे, और जो दुआब है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन था, क्योंकि एक तो दुआब की वजह से 24 घंटे पानी का सप्लाई, जहां पानी का सप्लाई और फ्रेश मिट्टी बन बनकर सेडिमेंटेशन की फॉर्म में आ रही है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर से, ऊपर भी नीचे भी, बीच में हमारा लैंड है, खेती बाड़ी पनप रही है। और दुश्मन के ऊपर चलो आक्रमण एक बार को कर भी लिया, हर एक लेयर में भाई साहब खेती बाड़ी है, हर एक लेयर में, यहां खेती बाड़ी, यहां खेती बाड़ी, यहां खेती बाड़ी। जो आप लोगों को मैं वॉर स्ट्रेटेजी समझा देता हूं,
प्राचीन भारत के अंदर और मध्यकालीन भारत के अंदर, एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमेशा जब भी कोई दुश्मन होता है ना, वो यही सोचता है कि इसका ना सप्लाई काटो। किसका सप्लाई काटो? पानी का और एग्रीकल्चर का। पानी का और एग्रीकल्चर का सप्लाई काटो। क्यों? भूखे होंगे ना, अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को ना ये चीज भली भांति पता थी कि भैया आज तक रणभूमि के अंदर कोई शत्रु हारा है ना, तो वो सिर्फ एक ही वजह से हारा है, उसने हर चीज की प्रिपरेशन कर ली। तलवार पहनी कर ली, मुकुट बना लिया, मुखौटा बना लिया, सब कुछ कर लिया उसने, घोड़े ले आया बेस्ट टू बेस्ट, लेकिन प्रजा को और अपने सैनिकों को खिलाने के लिए अनाज नहीं जोड़ पाया, और उसी चीज की किल्लत हो गई। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को यह चीज भली भांति तरीके से पता थी। मैं इसलिए बार बार आपको लेक्चर की तरफ प्रोसीड करवाने से पहले इतना गहरा और इतना मोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एग्रीकल्चर एंड दोआ भी विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एनालिसिस समझ में आई? अतिथि कोई दिक्कत? साइकोलॉजी समझी इन लोगों की, रूलर्स की कि क्या थी ये? अब आप इसी से देख लो अंबर, ये ना फालतू एम्पायर नहीं है ये। अब इस आइडियोलॉजी की बेसिस पर अंकित हम कह सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत से कम नहीं है, ना मुगल एम्पायर से कम है, बताओ। बल्कि उनसे ज्यादा बेटर लग रहा है स्ट्रेटेजी में मुझे तो, है ना। दो नदियों के जो बीच में है ना, इसने उसका फायदा उठाया कि हम जो दो नदियों के बीच में जो भगवान की कृपा से, पंपा देवी माता की कृपा से जो हमें वो मिली है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, पंपा देवी इनकी खानदानी देवी थी, ठीक है, जो हमें ये लोकेशन मिली है भगवान की कृपा से, हम इसका फायदा उठाते हैं। हम क्यों परास्त हुए भाई? तो शत्रुओं से हम क्यों हार माने? शत्रुओं के सामने नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। ये चीज इनके दिमाग में थी और यही इन्होंने फायदा उठाया। तो आपको कोई भी पूछे कि विजयनगर के पीछे क्या प्रॉस्पेरिटी थी, आप कुछ भी लिखते रहो, रूलर्स ऐसे थे, वैसे थे, ये था, वो था। भाई वो तो सबको ही लिख कर आ रहा है, वो तो हर कोई लिख कर आ रहा है, वो तो हर किसी को पता है। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जिसने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, वो आपसे बेटर आंसर लिख लेगा। हमें तो उसको हराना है जिसने हिस्ट्री के अंदर पीएचडी कर रखा है। वी शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। थोड़ा सबके बारे में पता करेंगे, लेकिन ऐसा पता करेंगे कि भाई आ जाओ, कर रखी होगी तुमने पीएचडी, मुझे बता दो जरा इसके बारे में। तो दे रिमेंबर्ड इट, जो लोग हैं ना वहां पर। अब मैं आपको विजयनगर एम्पायर का एक नया नाम देता हूं, इसकी कैपिटल भी थी ये जगह, हम्पी। हम्पी नाम डिराइव हुआ है पंपी से। पंपी वैसे बोलना गलत बात है, क्योंकि ये नाम बहुत अनऑफिशियली तरीके से यूज होता था। यहां पर जो इनके जो रूलर थे ना, आपको पता होगा एक बात सबको आती थी, अर्पित, शाइनी, दक्षिण भारत के जो रूलर्स हैं अंबर, वो बहुत ही ज्यादा ना, आज भी जो साउथ इंडिया के जो ज्यादा लोग हैं, वो कल्चर को लेकर, धर्म को लेकर, मंदिरों को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स जिंदगी बिताते हैं। मतलब वो ना आज भी जो जनरेशन नॉर्थ इंडिया में जो इतना नंगापन छा गया है, जो हम वेस्टर्न बनने की सोचते हैं कि भैया दिल्ली में, यूपी में कोई बीच बनाते, भाई नंगे लौट जाए वहां पर जाकर, लेकिन आज भी साउथ इंडिया का कल्चर ऐसा है और शुरू से ऐसा है कि ये लोग ना मंदिर जाना, ठीक है, धोती पहनना, सूती कपड़े की साड़ी पहनना, और भगवान को पूजना, और ज्यादा चीखम चिल्ली वाले माहौल में ना रहना, पार्टी शोर शराबे वाली ना करना, कुल मिलाकर कल्चर के चहीते होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? होता है ना ऐसा? गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है ना? तो होता है क्या कि इनके खानदान की ना एक देवी थी। अब आप कहोगे कि नॉर्थ इंडिया में तो कभी कुछ रूलर में देखने को नहीं मिली, मिलती थी, बहुत कम थी। मुसलमान शासन ही बहुत टाइम तक रहा है, तो इसलिए आपको ना हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के कोई टेंपल डेडिकेटेड किसी रूलर ने बनवाए हो, वो थोड़े सा आपको ना जो हिंट है वो कम मिलेगी नॉर्थ इंडिया के रूलर्स में। लेकिन साउथ इंडिया में तो सारे के सारे कल्चर के दीवाने। अब ये जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे ना, इनकी एक ब्यूटी ये है अंबर, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो और भी रूलर्स हम देखेंगे, इनकी एक ब्यूटी ये भी है, ये कब्जा करना, इसको हराना, उसके लैंड पे कब्जा कर लेना, ये इन सब चीजों में अपनी विल पावर वेस्ट नहीं करते थे। ये बेसिकली क्या करते थे कि भैया हम ना कल्चर के दीवाने हैं, ट्रेडिशन के दीवाने हैं, गाना बजाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, संगम लिटरेचर पढ़ते हैं, रामायण महाभारत गीता पढ़ते हैं, शिव जी के भक्त हैं, विष्णु जी के भक्त हैं, लक्ष्मी माँ के भक्त हैं, पार्वती माँ के भक्त हैं। गाना बजाना ये सब, खाला इडली डोसा सांभर वगैरह, यही सब पसंद है इनको। लेकिन इसके बेसिस पर हमें लुंगी छापना समझना, ये भी इन्होंने हिंट दे दी थी, ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स वगैरह बनाकर जो रूल को जिस तरीके से मैनेज करा था इन्होंने, कि भैया कब्जा करने के बारे में सोचोगे ना तो यहां से ऐसे घसीटे जाओगे
कि लुंगी में पीछे तो छेद हो जाएंगे और वहां से केकड़ा चिपका देंगे हम तुम्हारे, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर से निकालकर। यानी कि ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाते थे। लर्निंग नंबर 3, नो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ओनली फोकस्ड ऑन सॉफ्ट रूल। सॉफ्ट रूल का मतलब क्या होता है? कल्चर की दीवानगी प्लस एम्पायर का इंटैक्ट रहना। मतलब कल्चर के दीवाने हैं भाई, मंदिर जाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे। नजरें गलत उठाई ना अगर हमारे एम्पायर पे तो चीड़ डालेंगे। पागल मत समझना। जैसे साउथ इंडियंस आर वेरी पोलाइट इन नेचर है जो भी करके, लेकिन वही वाली बात है ना अर्पित, पिक्चर जानते हो ना टॉलीवुड वाली के, अन्ना को अगर गुस्सा आ गया तो ऑटो उड़ेंगे फिर, है ना, तूफान उठेगा। तो हम्पी जो नाम है ना इनके, जो गॉडेस है वहां से डिराइव हुआ है पंपा देवी से, जिनको मैंने आपको शॉर्ट में बोला पंपी, लेकिन पंपी वर्ड बोलते नहीं है वैसे। मदर गॉडेस इनकी खानदान की देवी थी, जैसे कुल देवी आप मान लो, ये उसकी आराधना करते थे और इसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड एक मंदिर भी बनवाया था। वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में जैसे प्रोसीड करेंगे जानेंगे। अब क्या होता है इनके बारे में, या इनसे पहले भी जो रूलर्स थे उनके बारे में दक्षिण भारत में बड़ी सारी ओरल ट्रेडिशंस जो हैं वो चलते रहते थे। यानी कि जैसे कहते हैं नहीं कि बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ये लोग भी उसी तरीके से सारे कस्टम्स रीति रिवाजों को मानते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीजें ढूंढी वो ओरल ट्रेडिशंस ढूंढे कि विजयनगर एम्पायर वालों के साथ क्या क्या परंपराएं एसोसिएटेड थी, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ढूंढे, इनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट ढूंढे, इंस्क्रिप्शंस ढूंढी और दूसरे रिकॉर्ड्स, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा प्रिपेयर कर पाए कि विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें ये टुकड़ा वो टुकड़ा, ये नकाशी वो नकाशी, ये सब कुछ मिला है। इसको कंबाइन करके हिस्टोरियंस ने पूरी की स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करी इस चैप्टर के अंदर कि विजयनगर एम्पायर क्या था, शुरुआत कैसी हुई थी और वो एपिक्स पॉइंट पर अपने कैसे गया, वो अपने हेडे के अंदर, जैसे कि मैंने बताया जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं हेडे के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा था और इन सबके रिपरकशंस क्या थे और ध्वस्त कैसे हो गया, मिट्टी में कैसे मिल गया, ये हम देखेंगे। अब देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोन वॉल जो कि विजयनगर एम्पायर की सिटी के देख रहे हो, डेट वॉज बिल्ड अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर। क्या हम ये कह सकते हैं, हम लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में अश्प्रीत क्या पढ़ते हैं कि एक दो जो किले हैं वो फोर्टिफाइड हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकता है थी कि ओनली एम्पायर जिसकी पूरी सिटीज फोर्टिफाइड थी। इतिहास के अंदर, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर सिर्फ इकलौता एम्पायर जिसकी पूरी सिटीज ही फोर्टिफाइड थी। अंकिता, हम जनरली यही तो सुनते हैं ना कि किसी का किला जहां राजा रह रहा है वहां फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनेगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास के अंदर अशोका के टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा जो बिहार का रीजन है वो पूरा फोर्टिफाइड है, वो बताओ, जबकि चक्रवर्ती था, हुआ है, तक्षशिला में रहता था, उज्जैन में रहता था, और कौन सी जगह थी उसकी मेन कैपिटल क्या थी, क्या नाम है, दिमाग से खिसक रहा है, पाटलिपुत्र, वहां फोर्टिफिकेशन करवाई इसने कभी इतनी भयंकर लेवल पे कि पूरे पाटलिपुत्र को फोर्टिफाई करवा दिया हो। विजयनगर एम्पायर का रूल जहां जहां फैला हुआ था शाइनी, सारा का सारा सिटी फोर्टिफाइड थी। ये छोटी लाइन नहीं है, ये छोटी लाइन नहीं है, ये डीप एनालिसिस है। ये ओनली एम्पायर जिसकी पूरी वॉल्स फोर्टिफाइड थी। आप लोगों के दिमाग में क्या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, नहीं यार मुगल साम्राज्य बहुत संपन्न था, दिल्ली सल्तनत बहुत संपन्न था, अशोका भी ठीक हो सकता है, सब बकवास। सिर्फ विजयनगर है पूरे इतिहास के अंदर आज तक। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दक्षिण भारत नहीं, हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इकलौता एम्पायर जिसने पूरी सिटी फोर्टिफाइड कर रखी थी, वो भी एक फोर्टिफिकेशन नहीं, 3 लेयर की फोर्टिफिकेशन। ओनली एम्पायर इन द वर्ल्ड आज तक, जब से धरती बनी है तब से इकलौता एम्पायर है ये ऐसा काम करने वाला। अतिथि, गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? टफ तो नहीं हो रहा है? पक्का? अब हम्पी की डिस्कवरी देखते हैं। मतलब अब विजयनगर रूलर्स की उसने हमें थोड़ी सी चुल तो मचा दी कि अब हमें जानने का मन कर रहा है इनके बारे में, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगाने वाला कौन था। तो जमाना क्या चल रहा है, ये एम्पायर है मध्यकालीन भारत का। अब आने वाले टाइम के अंदर आएगा आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वहां पर किसका रूल था? अंग्रेजों का। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें रूल कर रही थी। तो अब वहां पर एक बंदा होगा,
वो ढूंढेगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, सारा चिट्ठा प्रिपेयर करेगा, जिसके बेसिस पर हिंदुस्तानियों को एक दिलासा जागेगी, एक इच्छा जागेगी, एक इंटरेस्ट जागेगा कि हम इसके बारे में पढ़ें। तो चलो देखते हैं कि हम्पी या फिर विजयनगर एम्पायर की डिस्कवरी हुई कैसे। हम्पी में जो सारी चीजें जो तहस पड़ी हुई थी, इस पे नजर गई एक पर्सन की, 1800 साल की बात है, जो कि एक इंजीनियर भी था और एंटीक्वेरियन भी था। एंटीक्वेरियन कुछ नहीं होता इन शब्द में, मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कहीं से भी पानी से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। एंटीक्वेरियन का मतलब है रिलेटेड टू एंटीक्स। कोई भी जो चीजें, जैसे कईयों को शौक होता है ना, पुरानी बंदूकें, कोई पुराने जमाने की चीजें, पुराने सिक्के, पुराने नोट, उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन, ठीक है। उसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। शक्ल थोड़ा देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक एम्प्लॉय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ही वॉज द फर्स्ट जिसने पहली बार सर्वे मैप बनाए थे साइट का। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है अंबर, इंपॉर्टेंट है, और बाकी सबके लिए भी। फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट किसने प्रिपेयर करा था विजयनगर एम्पायर का, आ सकता है क्वेश्चन। मैं सिर्फ जब भी क्वेश्चन बोलता हूं तो अतिथि, इट इज नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी, मैं सारे एग्जाम्स के बारे में बात करता हूं, मैं सबके लिहाज से बात करता हूं, ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि ऐसे लोगों के नाम भी इंपॉर्टेंट है क्या, तो भैया 2017 का पेपर उठाकर देख लो प्रिम्स का। अशोका के बारे में जिन जिन हिस्टोरियंस ने स्टडी करा है, ठीक है, उसका नाम पूछ लिया गया था यूपीएससी ने। दैट वाज अ शॉकिंग क्वेश्चन, नॉट फॉर मी, या फिर जो तमिलनाडु हिस्ट्री पर, तमिलनाडु की बुक पढ़ते हैं उनके लिए नहीं। छठी क्लास के अंदर वो वाला क्वेश्चन गिवन था जो सॉल्व करा जा सकता था, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन जो कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो रिसीव करी, तो उन्होंने देखा कि जो मंदिर है ना विजयनगर, उसने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता लगाई, तो उनको ये पता लगाया कि एक मंदिर, इनका जो खानदानी मंदिर था इन लोगों का, पंपा देवी का मंदिर। पंपा देवी का मंदिर, मंदिर का नाम था, पंपा देवी तो मेन गॉडेस थी मां की, मंदिर का नाम था विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। अच्छा एक बात और, हम लोग ये सब कुछ आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, सब कुछ कर लिया हमने, भाई कोई मुझे ये तो बता दे, ये विजयनगर और हम्पी आज के टाइम में हिंदुस्तान के कौन से राज्य में मेरे को देखने को मिलेगा? कर्नाटका, ठीक है। मतलब जितना बताऊं मैं ही बताऊं, खुद का दिमाग तुम लोगों का बिल्कुल भी नहीं चलता, सोने चले जा रहे हैं। हाँ भाई, हम्पी, पंपा देवी, विरूपाक्षा टेम्पल, कोई पूछ ही नहीं रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर्स जो थे, उन्होंने जो जो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बने थे वो रिकॉर्ड करा। 1836 में क्या हुआ था, जो एपिग्राफिस्ट थे, एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो वो पर्सन जो कि इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, वो पर्सन जो कि इंस्क्रिप्शंस को, नकाशी जो भी कहीं पर बनी होती है उसको स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शन सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं कि हार्ड सरफेस पे? हार्ड सरफेस पे। जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एक एग्जांपल बताओ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्या मैं पेड़ की छाल पर लिख सकता हूं? सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स हिमालय में मिलने वाले एक पेड़ के ऊपर लिखे गए थे, उस पेड़ का नाम बताओ। बर्च बार्क, वेरी गुड, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं मंदिरों की दीवारों पर या कहीं पर भी जो बने हुए हैं हम्पी में, वो सारे स्टडी करें, ठीक है। एंड हिस्टोरियंस इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स वगैरह जो कि यहाँ पर इस एम्पायर में आए थे, ठीक है, उनसे पूरा का पूरा देखा। और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर इनके एम्पायर के टाइम पर जब इनका ज़माना था, तो द लैंग्वेज विच वर प्रोमिनेंट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो, जो अब मैं आपको 4 भाषाओं के नाम बोलने जा रहा हूँ, कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पर जो उनके टेक्स्ट थे, या कृष्णदेव राय जो इनका बहुत फेमस रूलर रहा है विजयनगर एम्पायर का, ये कौन कौन सी भाषाएं जानते थे ये लोग, कौन कौन सी भाषाओं में लिखते थे, इनकी किताबें या जो भी चीज़ें कौन कौन सी भाषाओं में लिखी गई है। आंसर इज नंबर 1 तेलुगु, नंबर 2 कन्नड़, नंबर 3 तमिल एंड नंबर 4 संस्कृत। ओके, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में और जानते हैं। 1754 में बॉर्न हुआ था। ये एक इंजीनियर था, सर्वेयर था एंड कार्टोग्राफर था।
कार्टोग्राफर का वो मतलब होता है जो कि पर्सन किसी एक जगह का एक स्पेशलाइज्ड लोकेशन का एक मैप प्रोड्यूस करके दे दे, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। 1815 के अंदर ये अपॉइंट करा गया एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं इसके बारे में, वरना कोई मतलब ही नहीं, ये लाइन बताने के लिए पढ़ा रहा था मैं आपको। ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे एग्जाम के अंदर कि भारत में फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। अंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये पोस्ट इसने संभाली 1821 तक, जब तक इसका देहांत नहीं हो गया, मिट्टी में राख नहीं बन गया जब तक ये, ठीक है। उसके बाद ये जनरल सी बातें लिखी हुई हैं कि ये हिस्टोरिक साइट्स का सर्वे करता रहा, लोकल हिस्ट्रीज को पढ़ता रहा, ठीक है। और वो बेसिकली हर जगह के मैप इसलिए भी प्रोड्यूस करता था, वो इंडिया के पास को स्टडी करके जो ब्रिटिश की हुकूमत है, ब्रिटिशर्स की जो हुकूमत है, उनके गवर्नेंस को और ज़्यादा इजी बनाना चाहता था। इसने एक बार बोला भी था कि हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, जो भी व्यवस्था जो ख़राब चलती है उसको ठीक करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के वेरियस एम्पायर जो हैं उनको देखते हुए उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैसे रूल होना पसंद है, और उसमें थोड़े से चेंजेस करके हम नए नए चेंजेस, नए नए लॉस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली इंडिया के पास्ट को स्टडी करने में इसलिए भी इंटरेस्टेड था, ये बेइज्जती नहीं करता था इंडिया के पास्ट की, इंडिया के इतिहास की। ये बोलता था बड़े सारे जो इंस्टीट्यूशंस, जो लॉज और जो कस्टम्स जो हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने में प्रिवेल करते थे, एंड ये विजयनगर के एम्पायर के टाइम पर जो भी इंस्टीट्यूशंस, लॉज और जो कस्टम्स जो प्रिवेल करते थे ना, ये बोलता था आज भी लोकल जो नेटिव्स हैं कर्नाटका रीजन के, स्पेशली जो ट्राइबल लोग हैं, वो इनको, इन रीति रिवाजों को आज भी मानते हैं। तो हम भी उन्हीं के अनुसार लॉज रेगुलेशंस वगैरह बनाएंगे ताकि जो जनता है वो बगावत पे ना उतर आए हमारे सामने। बस एक जनरल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहां तक बात समझ में आई सबको? बताओ, जल्दी बताओ। मैकेंजी एंड हिज असिस्टेंट, यहां पर एक ये पेंटिंग है जो कि एक बंदे ने, थॉमस सिके ने करी है, बिल्कुल भी आपको इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये बेसिकली रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो ब्रिटेन है और आयरलैंड है वहां पर रखी हुई है। छोड़ो, गोली मारो, उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैकेंजी के लेफ्ट में इसका एक पीएन खड़ा हुआ है, किश्तनाजी, ये एक टेलीस्कोप पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लेफ्ट में तो यही होगा ना, हमारे हिसाब से ये राइट है, लेकिन इसके लेफ्ट में तो यही खड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ऑन हिज राइट आर ब्राह्मण असिस्टेंट जैना पंडित राइट साइड में, एंड बिहाइंड हिम द तेलुगु ब्राह्मण कावेलरी वेंकट लचमैया, ठीक है। यानी कि ये चीज से मैं क्या हिंट निकाल सकता हूं, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ी ना कि जो एनसीईआरटी में दे रखा मैं सब कुछ ही पढ़ाने लग जाऊं। लेकिन मैं, अगर मैंने इसको चूज करा है, मैं बोल सकता था कि दोस्तों ये वाला बॉक्स छोड़ देना, ये काम का नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया। इसमें कुछ ना कुछ तो हो गई ना जो कि मेरी नज़रों में बस गया होगा। वो ये है, देखो, विजयनगर एम्पायर के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये देख रहे हो, अलग अलग धार्मिक लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो सारे लोग कैपेबल होंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने को, तभी तो। अगर वो लोग कैपेबल हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने को, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कृष्णदेव राया, जो कि इनका सबसे प्रोमिनेंट रूलर था, कृष्णदेव राया जो था, या फिर आप जनरल कह लो कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, ये सारे के सारे लोग ना अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेकर काफी ज्यादा लिबरल थे एंड टॉलरेटिंग थे। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, विजयनगर एम्पायर क्या रिलीजन के मामले में, क्योंकि अब रिलीजन की बात तो करनी पड़ेगी विजयनगर एम्पायर में। क्यों? मैंने बोला ना, कल्चर के दीवाने थे, मंदिर बनवाना, पूजा पाठ प्रथा करना, हवन करना, ठीक है। वो ना सिर्फ अपने धर्म को नहीं थोपना चाहते थे, अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करने जो वो करते थे, ये नहीं कहते थे कि दूसरों से कि वही करो। यहां के रूलर जो थे ना, दे वर वेरी सेकुलर इन नेचर। ये चीज याद रखना। एंड इसकी वजह से भी ये एम्पायर इंटैक्ट रहा। क्यों रहा? इनके ना आसपास कुछ कुछ लोग थे, कुछ कुछ रूलर्स थे, अभी हम पढ़ेंगे, इनकी पटती नहीं थी उनसे। कभी भी तलवारें उड़ गई, पता चला यहां से घोड़े निकले, वहां से हाथी निकले, होगा सच में ऐसा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन फिर भी जब इनके घर में हवन होता था ना,
ये उनको बोलते थे, भाभी जी को साथ लेकर और बच्चों को लेकर आ जाना, कोई बात नहीं, हमारी लड़ाइयाँ तो चलती रहेगी, पंपा देवी के नाम पे मना मत करो इस हवन में आना, हवन में आने के लिए। दिस शोज देवर वेरी सेकुलर नेचर। कुल मिलाकर ऐसा बोल सकते हो, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स दिल जीतना जानते थे, दिल जीतना जानते थे, और कभी भी किसी के साथ दिल फरेबी नहीं करी, धोखा नहीं दिया किसी को भी। मतलब जिन रूलर्स को बुलाते थे, कितना आसान है, हवन में सब लोग आंखें बंद करके बैठे हो, तलवार उठाई पीछे से काट डाला सबको। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर वालों की आदत थी, है इनकी नहीं थी। इसलिए इसको बोला जाता है कि इट वॉज अ वेरी मच ब्लेस्ड एम्पायर। बहुत ज्यादा अच्छे से रूल करना जानते थे, एंड रूलिंग में इनकी एक टेंडेंसी देखने को मिलती है, रिस्पेक्टिंग द एनिमीज, रिस्पेक्टिंग द एनिमीज, और माफी दे देना शत्रुओं को। ये जितनी बातें बोल रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं, इसको होल्ड करके रखना, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत क्या है कि जब टॉपिक में वो चीजें आने वाली होती हैं, मैं पहले से ही कहानी बनाकर उसको पेश कर देता हूं आपके दिमाग में, ताकि वो चीजें फिट हो जाए। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।